नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आधी आबादी, सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर में महिलाएं आज बदलते परिवेश में जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, प्रगति की ओर अग्रसर हो रही हैं, वो समाज के लिए गर्व और सराहना की बात है। आज राजनीति, साइंस, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, स्पेस, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, जहां जहां महिलाओं ने हाथ आजमाया उन्हें कामयाबी ही मिली। अब ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर महिलाएं अपना परचम नहीं लहरा रही हैं। पहले भी ऐसा नहीं था कि महिलाओं की समाज में भागीदारी नहीं थी, खासतौर से आर्थिक क्षेत्र में कोई भागीदारी नहीं थी। पहले भी महिलाएं समाज में आर्थिक क्षेत्र में सहयोग देती थी, लेकिन समाज उनके योगदान को सही मान्यता नहीं देता था। लोकतंत्र के कारण ही यह संभव हो पाया कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाईं। आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी निसंदेह लोकतंत्र की आधारशिला है, इसकी रीढ़ है। जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए दुनिया आगे बढ़ रही है, उनमें विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी पर खासा फोकस है। जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, उनमें आज भी महिलाओं का दमन जारी है। महिलाओं का भारत में हर क्षेत्र, राजनीति, कारोबार, कला और नौकरियों में योगदान बढ़ रहा है, लेकिन इस पक्ष को और उजला बनाने की कोशिशें जारी हैं और इस राह में अभी लंबा सफर तय करना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि दुनिया में महिलाओं और पुरुषों में जेंडर पैरिटी लाने में 131 साल का समय लगेगा। इससे पहले यूएन की एक रिपोर्ट कह चुकी है कि महिलाओं की मौजूदा समय में राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति में जो असमानता व्याप्त है, उसे खत्म करने के लिए विश्व स्तर पर 3 सदी का इंतजार करना पड़ सकता है। राजनीतिक सशक्तिकरण यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए अनुमान है कि दुनिया में राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने में 162 साल का समय लग सकता है। इसलिए अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत विमेन एम्पावरमेंट से आगे बढ़कर अब दुनिया को विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ ध्यान केंद्रित करने पर जोर दे रहा है। पार्लियामेंट ऑफ 20 यानी P20 में वर्कफोर्स, लीडरशिप पोजीशंस और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स में मीनिंगफुल जेंडर पैरिटी लाने के लिए मंथन और कोशिशें हो रही हैं। आज इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र में महिलाओं की हालिया स्थिति पर। ये स्थिति फिलहाल क्या है, इसे मजबूत करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, आखिर लोकतंत्र में महिलाओं के नेतृत्व की भूमिका आगे आने की, उनको नेतृत्व की भूमिका में आगे आने की जरूरत क्यों है, और क्या है इस राह में भारत और भारत जैसे देशों की कोशिशें, और राह में किन चुनौतियों और चैलेंजेस से पार पाने की आज हमें जरूरत है। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी। डॉक्टर सैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट चारू प्रज्ञा कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं। चारू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, सेंसिटिव के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव, प्रो वाइस चांसलर हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर सुषमा यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत सेंसिटिव की इस खास पेशकश में। इसके अलावा स्वागत मैं करूंगी यहाँ मौजूद तमाम छात्रों का। ये लॉ स्टूडेंट्स हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोग भी कार्यक्रम में अपने सवाल हमारे खास मेहमानों से पूछ पाएंगे। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर कल्पना सैनी आपके साथ करूंगी। थोड़ा सा मैं आपके नज़रिए से समझना चाहूंगी कि इतना ज़्यादा फोकस हम G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने देखा भारत का है। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसमें विमेन इक्वालिटी की लगातार बात हो रही है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्यों हमें अब विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है पूरी दुनिया को? हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है और वैदिक काल से महिलाओं का योगदान रहा। और अगर मैं कहूँ कि संविधान के बनाने में भी 15 महिलाएं संविधान के निर्माण में सहयोगी रही हैं, और उसके बाद भी आज़ादी के आंदोलन में भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण महिलाओं ने योगदान दिया। और उसके बाद से भी संसद में हमारी प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, हमारी प्रथम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी रही, और आज भी हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। पर उसके बावजूद भी हम उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर लोकतंत्र की सच्ची भावना, समावेशी विकास, वो तब तक संभव नहीं है जब तक समानता का दर्जा इस आधी आबादी को नहीं मिलेगा।
राजनीतिक रूप से अभी महिला बिल पारित हुआ है और मैं बहुत आशावान हूँ, और आशावान नहीं बल्कि विश्वास रखती हूँ कि जिस दिन ये इनका प्रतिनिधित्व संसद और विधानसभा में होगा, उस दिन भारत का एक अलग रूप निखरेगा। अब इस बिल के बाद राजनीतिक रूप से कितनी तस्वीर बदल पाएगी, इस पर मैं आपकी राय जानूंगी। एक बार मैं प्रोफेसर सुषमा यादव का जिक्र से बात करूंगी। प्रोफेसर यादव, अगर हम देखें और जो रिपोर्ट है, क्योंकि आंकड़ों के जरिए हम स्थिति को और बेहतर समझ पाते हैं, ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2006 से 2023 की जो पीरियड रहा है, इसमें लैंगिक अंतर 95.2% तक कम हुआ है अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, और इसमें पैरिटी लाने में करीब करीब 16 साल का समय लग जाएगा, इस तरह का अनुमान है। यानी शिक्षा के स्तर पर हम एक तरह से देखें कि काम बहुत तेजी से हो रहा है और अच्छा हो रहा है, और शिक्षा किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए सबसे अहम हथियार है। मुझे थोड़ा सा बताइए कि भारत के प्रयास या फिर लोकतांत्रिक देशों में जिस तरह के प्रयास शिक्षा के स्तर पर हो रहे हैं वो कैसे हैं, और क्या उनका रिफ्लेक्शन हमें बाकी सेक्टर्स में भी दिख पा रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा उसका असर बाकी जगह दिखाई देगा ही अवश्य। नमस्कार, और आपको मैं बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहती हूँ कि आपने इस विषय पर आज चर्चा की। संसद टीवी को भी मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जब महिला आती है तो ये कहा जाता है कि वो ग्लोबल प्रोग्रेस, जिसको हम वैश्विक प्रगति कहते हैं और जिसको ज्ञान का निर्माण कहते हैं, उसमें योगदान देती है। तो वहां ये परिवर्तन दिखने लगा है। आप अब देखेंगे वहां बीए हुआ, एमए हुआ, पीएचडी हुआ, महिलाओं की या बच्चियों की, छात्राओं की प्रतिभागिता जो है वह लगभग समान होने लगी है। पर वो शहरों की बात है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात है, दिल्ली के कॉलेजेस की, महाविद्यालयों की बात है। लेकिन सुदूर देश में अगर हम जाएंगे अभी भी कोनों में, तो वहां अभी बच्चियां कम भी दिखती हैं और उनकी सहभागिता भी वैसी नहीं है जो होनी चाहिए। समान रूप से सहभागिता होनी चाहिए, वहां परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और अभी अखिल भारतीय स्तर पर महिला कुलपतियों की भी एक बैठक हुई थी और ये बात हुई कि यदि महिलाओं को ये नेतृत्व दिया जाएगा शिक्षा में, तो वो अवश्य ही बाकी छात्राओं को, युवा महिलाओं को, युवा भारत की जनसंख्या को इंस्पायर कर सकेंगी, प्रेरित भी कर सकेंगी और उन्हें आगे आने के लिए शायद कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी देंगी। चारू प्रज्ञा, आपकी अगर बात करें या डॉक्टर सैनी की बात करें, डॉक्टर यादव की बात करें, आप सभी अपने आप में महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। और आप जो मैं कहूँ कि लीगल एड्स या लीगल सलाह की बात होती है, आप निशुल्क उपलब्ध भी कराती हैं तमाम महिलाओं को। थोड़ा सा मुझे बताइए, एक तो जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं या जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं, और दूसरा जब हम विमेन एम्पावरमेंट G20 देशों में या फिर मैं कहूँ कि लोकतांत्रिक देशों में बात करते हैं, दोनों पहलुओं के नज़रिए से मैं समझना चाहूँगी। करीब करीब 7% का रिप्रेजेंटेशन है अगर हम जजेस की बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अपने आप में दिखा रहा है कि अभी पैरिटी लाने में कितना वक्त लगने वाला है। तो ये टॉपिक एक तरह से कितना ज़रूरी, और इस पर भारत का फोकस कितना ज़्यादा? जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो एक बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन का नंबर नहीं है। हमारे देश के लिए ये एक सोसाइटल इशू है, एक कल्चरल इशू है, और इसको इसी तरीके से उठाया गया है और इसी तरीके से इस पे काम करा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कैसे, और ये जर्नी मैं बहुत लंबे समय से ट्रैक कर रही हूँ। तो जब एक बच्ची पैदा तक नहीं होती, फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए काम करना, बेटी बचाओ की बात करना जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी, तो हमने ये देखा कि ज़मीन पर सेक्स रेशो बदलता चला गया। जो संख्या हमारी बच्चियों की हुआ करती थी वो बढ़ने लगी। उसके बाद गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे जब फोकस गया, तो जब टॉयलेट्स बने स्कूल में, तो एक पीरियड की एज आने के बाद वो बच्ची स्कूल से छुट्टी लेके घर नहीं बैठने लगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से अगर सैनिटरी नैपकिन्स की बात कर सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ज़मीन पे पड़ता है, परिवारों पे पड़ता है, परिवारों की बच्चियों पे पड़ता है। अगर कोई महिला माँ बनने जा रही है, उसका पोषण कैसा होगा, अगर इसका ख्याल सरकार रखती है और उसके बाद कहती है कि अगर आपको घर रहना है, छुट्टी लेकर अपने बच्चे का ख्याल रखना है, तो आप 6 महीने तक पगार के साथ कर सकते हो। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक महिला को सशक्त करती हैं और उसको हमारे समाज में एक बराबरी का स्थान देने की बात करती है। भारत वो देश है जिसने G20 में एक प्रायोरिटी सेट करते समय विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करी, विमेन लेड एम्पावरमेंट की बात करी। डॉक्टर सैनी, जब हम संसद की बात करते हैं, जाहिर तौर पर आप सांसद हैं, आप और बारीकी से इस पहलू को हमें समझा सकती हैं।
पार्लियामेंट कैसे मदद कर सकती है ताकि विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ, विमेन इक्वालिटी की तरफ, जेंडर इक्वालिटी की तरफ, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ और बढ़ा जा सके? पार्लियामेंट का रोल क्या रह सकता है? अभी तक अगर हमें मौका मिलता था एक आध बात को छोड़ करके, तो वो बाल और महिला कल्याण तक के मंत्रालय तक पहुंचती थी। मैं प्रशंसा करूंगी वास्तव में अपनी केंद्र की सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कि उन्होंने हमारे वो महत्वपूर्ण मंत्रालय, आज मुझे याद आ रही है श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी की, कि वो जिस तरह से नारी के सशक्तिकरण का प्रतीक बन सामने आकर के खड़ी हो रही थी, तो वो सब चीज़ें प्रेरणा बनी। और आज प्रेरणा बनी है हमारी निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने रक्षा मंत्रालय भी चलाया और आज वित्त मंत्रालय को बखूबी चला रही हैं। ये सब साबित करता है कि महिला सक्षम थी, है और भविष्य में उसे 131 साल का समय नहीं चाहिए। बिल्कुल, उसको तो जल्दी से जल्दी। ये सच्चाई है कि पंचायत में जब महिलाओं को स्थान मिला, तो हमारी वो पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण और उनका राजनीतिक ज्ञान में उतना सक्षम न होने के कारण प्रधानपति, प्रधान पंच, प्रधान पंचायत अध्यक्ष बने, पति ने भूमिका निभाई, पर वो परिस्थिति भी आज बदल रही है। और जिस दिन विधानसभा में और संसद में आकर के वो निर्णय लेंगी, उन निर्णयों में बहुत कुछ जुड़ा होगा। महिला संवेदनशील होती है, महिला सभ्य होती है और शिक्षित महिला ही वहाँ आ रही है। समाज के प्रति वो अधिक चिंता करती है और उसके मूल में जुड़ी होने के कारण उसके अंदर अधिक सामाजिकता होती है। तो वो अपने देश के उन गहन मुद्दों पर भी, अपने देश की शिक्षा पर भी, अपने देश के विकास पर भी जिस तरह से ध्यान देगी और निर्णय लेगी, उस दिन भारत की एक नई तस्वीर उभरेगी। और इस समय मैं एक बार फिर से रुक करूंगी प्रोफेसर सुषमा यादव का। प्रोफेसर यादव, अगर जिस तरह से मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि जब शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सुधार होता हम देख रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, अगर अलग अलग सेक्टर्स में हम महिलाओं की उपस्थिति की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी लीडरशिप की बात करते हैं या हम सीनियर पोजीशन पे जाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक पिरामिड क्यों दिखाई देता है? वहाँ पर हमको रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे बड़ी वजह आपकी नज़र में क्या है और क्या इसके पीछे मानसिकता को आप सबसे बड़ा कारण मानती हैं और क्या इसमें बदलाव समय के साथ आ रहा है? क्या किए जाने की ज़रूरत है ताकि लीडरशिप रोल में ज़्यादा महिलाएं आगे आएँ? नहीं, बहुत सुंदर प्रश्न है। और ये जो गैप है, ये भारत में नहीं पूरे विश्व में है। और मैं कई बार कहती हूँ कि भारत की संस्कृति में जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसा भाव है, उसके कारण यहाँ विकास बहुत शीघ्र गति से संभव है। क्योंकि आप नोट करिए, जिसे हम विकसित लोकतंत्र कहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ब्रिटेन हो, वहाँ अमेरिका में अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बन पाई है कोई महिला, और ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री बहुत बाद में मार्गरेट थैचर बन पाई थी। बाकी यूरोप में भी इट्स कंटेम्पररी डेवलपमेंट। भारत में ये जो पोजीशंस थी बहुत जल्दी महिलाओं को मिल गई थी। यह मानसिकता का फर्क है। मैं इस बात से भी कंप्लीटली एग्री नहीं करती कि हम पितृसत्तात्मक हैं। भारत में फिर भी पितृसत्ता नहीं है, क्योंकि नहीं होती। अगर पितृसत्ता होती तो द्रौपदी पुत्र, माद्री पुत्र, ये कहाँ से संबोधन आते? पिता के नाम से पुत्र नहीं जाने जाते थे, माता के नाम से पुत्र जाने जाते थे। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। कौशल्या पुत्र, क्योंकि पिता चाहे वही रहे हों, तो उनके माताओं के नाम से हम पुत्रों की पहचान करते थे। इसका मतलब माताओं का रोल उतना ही सशक्त था। जब हम महिलाओं को प्रमोट करते हैं या महिलाओं को सशक्त करते हैं, और सशक्त होने का मतलब है उनमें सिर्फ आत्मविश्वास का जागरण। शक्ति तो उनमें है। मैं कहती हूँ भारत में सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे ही महिला सशक्त होती है, वह परिवर्तन लाना आरंभ करती है। परिवार में उसकी भूमिका बदलती है, तो बच्चों का रुख, बच्चों की समझ, उनका एटीट्यूड वह अपने आप बदलने लगता है। और जब वह शिक्षा में आती है, तो ज्ञान का जो उत्पादन होना चाहिए वह एक भिन्न प्रकार से होने लगता है। और जब वह एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता में आती है, तो अपने आप ही उसका जो हमारी इकोनॉमी है वह अपने आप मजबूत होने लगती है। क्योंकि 27% तक गति मिल सकती है अर्थव्यवस्था को, यदि महिलाओं को उसमें सहभागिता दी जाए। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 50% महिलाएं जब तक इसमें सम्मिलित नहीं होंगी, तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जहां वो ले जाना चाहते हैं, $5 ट्रिलियन
5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वह तब तक नहीं पहुंच सकती। और एक बात और भी कहना चाहती हूँ, जैसे ही महिला नेतृत्व में आती है, पॉलिसीज बदल जाती हैं, नीतियां बदल जाती हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उद्देश्य बदल जाते हैं, जी उद्देश्यों के परिणाम बदलने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर यादव, और जैसे आपने जिक्र भी किया तमाम देशों का, तो मैं आंकड़ा बता दूं जो रिपोर्ट में था, 146 देशों का जो अध्ययन किया गया उसमें सिर्फ 31 देश ऐसे हैं जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं। साथ ही जो ब्रिटेन और अमेरिका का आपने जिक्र किया है, वहां अगर संसद में देखे चारू तो 25 से 30% तक का ही आंकड़ा है जो विमेन रिप्रेजेंटेशन मिलता है। मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, जब हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, किस तरह के रिफॉर्म की या मैं कहूँ रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है ताकि जो विमेन लेड डेवलपमेंट है वो प्रमोट किया जा सके? और आपने ये बिल्कुल ठीक कहा प्रीति जी कि बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस हैं, वेस्टर्न नेशंस हैं, जहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उनकी संसद में कम है, काफ़ी कम है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बिल अभी हमारे संसद में पास हुआ है, विमेन रिजर्वेशन बिल, उससे केवल हमारे देश के आंकड़े नहीं बदलेंगे, पूरी दुनिया के आंकड़े बदलेंगे। क्योंकि इस दुनिया में 1/5 में से 1 भारतीय है, और जब यहाँ पे महिलाएं सशक्त होंगी तो वो पूरी दुनिया के आंकड़े बदल कर दिखा सकती हैं, और ये इम्पैक्ट ग्लोबल हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन रहा है इंडियन पार्लियामेंट का। और जिस तरीके से आप बात कर रही हैं कि हम क्या कर सकते हैं बदलाव के लिए, तो जब महिलाएं पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा होती हैं, ग्लोबली स्टडीज़ दिखाती हैं कि एजुकेशन पे बेहतर काम होने लगता है, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे बेटर काम होता है, एक एम्पैथी के साथ गवर्नेंस होनी शुरू हो जाती है, और ये टच महिलाएं ही लेकर आती हैं। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, मैं इसमें कोई फेक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही, लेकिन जब तक आप आधी आबादी, और आज तो आधी से ज़्यादा आबादी है महिलाओं की हमारे देश में, उनको आप आधा अधिकार नहीं दोगे, तब तक कैसे आपका देश आगे बढ़ेगा। 27% जंप हो सकता है हमारे जीडी में रातों रात अगर वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स बढ़ जाए, लेकिन वो बहुत सारी वजहों से हमारे देश में अब तक बढ़ नहीं पाया। और इसको बढ़ाने के लिए हम सबको इन सोसाइटी भी बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी। हर चीज़ अगर आप सरकार के ऊपर डाल देंगे और कहेंगे कि सरकार करे, तो मुझे नहीं लगता इस तरीके से देश का प्रोग्रेस परमानेंट हो सकता है। और अब हो सकता है कुछ ऐसे पहलू हों जिन पर सवाल जवाब के जरिए अब तक चर्चा ना हो पाई हो, तो तमाम जो छात्र हमारे बीच में मौजूद है, मैं चाहूँगी वो अगर कोई सवाल करना चाहें तो पूछ सकते हैं। हम लोगों ने वुमेन्स को उस स्पेस में तो ले आए हैं कि अब आप लोग पढ़ने जाइए, आप लोग इक्वल एजुकेशन लीजिए, हम सब बैठे हैं, साथ में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस प्रॉब्लम को रोज़ फेस कर रही हूँ वो ये है कि मेरे साथ रोज़ ईव टीजिंग हो रही है। वुमेन्स इक्वल तो हो गई हैं, पर उनको सेव करना भी तो बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें डेमोक्रेसी में इतना इम्पोर्टेंट रोल देना चाहते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए भी तो कुछ पैरामीटर्स होने बड़ी चाहिए। बात आती है कि चैलेंजेस क्या हैं इस राह में? नहीं, बिल्कुल, और वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये ग्लोबल चैलेंज है बेटा। ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत की समस्या है। देखिए, जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो केवल हम अपनी देश की बात नहीं करते। यूएन ने भी एक यूएन विमेन विंग इसलिए बनाया है क्योंकि ये ग्लोबल इशू है, और इसमें हमको सबको मिलके साथ काम करना होगा। जब मैं ये बोल रही थी कि समाज की भी एक जिम्मेदारी होती है, मैं पुलिस की जिम्मेदारी यहाँ पर कम नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं बोल रही कि पुलिस अपना काम ना करे, लेकिन पुलिस का काम तो रिएक्टिव होता है ना, क्राइम हो जाने के बाद पुलिस का काम आता है। मैं ये बोलती हूँ कि हम रिएक्टिव होने के बदले हम अगर प्रिएम्प्टिव रहें, अगर हम पहले से कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, स्कूल के समय से जो हम एजुकेशन और जो सीख हम अपनी बच्चियों को देते हैं वो लड़कों को भी साथ साथ दें। मैं एक चीज़ बहुत समय से कहती आ रही हूँ कि स्कूल में जब पीरियड एजुकेशन दी जाती है, जब स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जाती है, तो लड़के और लड़कियों को अलग अलग क्यों दी जाती है? अगर आप वहीं से सबको साथ में बिठाकर समझाना शुरू करेंगे कि आप साथ ही चलेंगे तो ही समाज आगे बढ़ पाएगा, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फर्क हमको हमारी दुनिया में दिखने लग जाएगा। My major concern here is, ma'am, what about the class divide? Because India is one country which has huge number of class divide. I mean, the class divide is so huge here. And then even if we talk about the modern day feminism, which is so-called neo-feminism, the major problem with them is the
higher class women, they have hijacked the entire idea, or they have formed the hegemony there. Wouldn't that also be a part of what we are talking about here? Because even in panchayat, we and in the levels of municipality, we do have 1/3 reservation for women, but then we all know how it is turning out to be. Is it actually empowering women in any way, or is it just for the namesake? आपके सवाल के लिए धन्यवाद। जब हम धर्म और जाति की बात करते हैं, वो इस समय हमारे देश की जैसी व्यवस्था चल रही है और जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, उससे बहुत परे है। क्योंकि मोदी सरकार का नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, और हम इसी पे काम करते हैं। जिस तरीके से इस सरकार की हर एक पॉलिसी कभी ये नहीं पूछती कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है और उसका लाभ आपको मिलता है, इसी तरीके से ये रिजर्वेशन भी आगे चलने वाला है। और मुझे ये बात सुनकर ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि आप समाज का विभाजन करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राजनीति में समय के साथ बदलती चली जाती हैं। तो समय बदलता जा रहा है। वी आर अ डेवलपिंग नेशन, वी नीड टू राइज अबव कास्ट डिवाइड। दैट इज द ओनली वे ऑफ एम्पावरमेंट, बिकॉज इफ वी आर लुकिंग एट डिवाइडिंग, देन देयर इज नो एंड टू इट। अगर हमारे देश की महिलाएं इक्वल पार्टिसिपेशन करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ में या कहीं भी और, तो हमारी देश की इकोनॉमी को और बाकी सारी चीज़ों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। पर इस चीज़ के लिए लोगों तक ये बात पहुंचनी ज़रूरी है, हमें रिप्रेजेंट करने ज़रूरी है कि ये चीज़ हमारे देश के लिए, हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो वो चीज़ लोगों तक कैसे रिप्रेजेंट हो सकती है? प्रोफेसर सुषमा यादव, मैं चाहूँगी तमाम जो सवाल हैं वो आपने सुने हैं, इनमें से किसी सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें। और सबसे ज़रूरी जो मुझे लगा ये समझना कि हम बात तो कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की, विमेन लेड डेवलपमेंट की, इसके जो फ़ायदे होंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं G20 में भी जो मंथन हो रहा है, विमेन 20 की बैठक हुई, उसके बाद P20 में भी मंथन, हम जान रहे हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस से लेकर फूड सिक्योरिटी से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहां विमेन लेड डेवलपमेंट का असर हमें दिखाई देगा आने वाले समय में। लेकिन ये आम लोगों के बीच कैसे पहुंचाया जाए कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी, मैं प्रश्नों से आरंभ करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मैं बताऊं। जो बच्ची अभी पीरियड लीव की बात कर रही थी, तो विश्वविद्यालयों ने ये पीरियड लीव देनी आरंभ कर दी है। मैं उनको बताना चाहती हूँ, और धीरे धीरे बाकी संस्थानों में भी पहुंच जाएगी, क्योंकि जो संवेदनशीलता चाहिए इन विषयों को समझने के लिए, वो धीरे धीरे आ रही है। और यहाँ मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भी बात करना चाहती हूँ, जो जेंडर इंक्लूजन की बात करती है, सोशल इंक्लूजन की बात करती है। आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसमें महिलाओं के लिए भी और अन्य सब वंचित वर्गों के लिए भी विशेष सोच भी है और विशेष प्रावधान भी रखे गए हैं। देयर इज अ जेंडर इंक्लूजन फंड देयर आल्सो, देयर इज सोशल इंक्लूजन फंड। जो बालवाड़ी है उसमें कैसे बच्चों के लिए प्ले स्कूल्स बनाए जाएं, कैसे वहां पर उनके लिए टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स भी रखे जाएं, ताकि वो बच्चे जिनके घरों में नहीं है वो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स, वो वहां सोशल प्लेस पर जाकर उनका प्रयोग कर सकें। एस्पिरेशनल, जिसको आकांक्षी जिले कहते हैं, वहां पर अच्छे विद्यालय खोले जाएं और बच्चों के लिए रहने की सुविधाएं भी वहां दी जाएं, ताकि बच्चे इकट्ठे होकर पारिवारिक जो वंचन है उससे ऊपर उठकर सुविधाओं के वातावरण में आए और एक अच्छा शिक्षण माहौल उनको मिल सके। ये सच है जो इन्होंने कहा कि समाज में असुरक्षित महसूस करती हैं सभी स्थानों पर, चाहे वो उनका ऑफिस हो, सड़क हो, या वो कहीं भी जा रही हो, वो सच है। पर वो सच आज बदल भी रहा है। पिछले 10 वर्षों में जो योजनाएं आई हैं, अगर आप उन्हें गंभीरता से देखें तो वो ज़मीन पर आई हैं और उस दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाली महिला के लिए भी आई हैं और समाज के लिए भी आई हैं। हमारी जो भाव था वो वैसुधैव कुटुम्बकम का था। हमारी संस्कृति में देवताओं तक ने जब देखा कि वो उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, राक्षसी वृत्ति बढ़ रही हैं, तब माँ दुर्गा के रूप में भीम सशक्तिकरण हुआ, तो वो एक महिला स्वरूप था। बिल्कुल, और इस संस्कृति का रिफ्लेक्शन समाज में दिखाई दे, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस दिशा में काम भी हो रहा है। और जैसे आप लोगों ने कहा भी कि सिर्फ संस्थाओं में, जी बताइए, 10 साल में आपको वो परिवर्तन नजर आना शुरू हुआ होगा। और कोई भी समस्या जो एक लंबे समय से चल रही होती है, उसका समाधान एक दिन में नहीं हो जाता। बिल्कुल, बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराएं महिलाओं के जीवन में आई, उसका कारण हमारी परतंत्रता रही। और इसीलिए चालू कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे, जैसा आपने डॉक्टर सैनी के भी रिमार्क्स सुने, और उन्होंने ये भी कहा था कि 131 साल का समय नहीं है हमारे पास, जल्दी करना है।
तो क्या, और आपने कहा था कि कम से कम सवाल तो पूछिए, तो आज बच्चों के सवाल भी आप देख रहे हैं कितनी बारीक हैं। बिल्कुल, और मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है कि हमारे देश का जो युवा है वो कितना अवेयर है और कितना इन्वॉल्व्ड है पॉलिटिकल प्रोसेस में भी और हमारे देश के डेवलपमेंट में भी, क्योंकि जो भारत के सपने हैं वो आपके सपने हैं और जब तक ये जुड़ के साथ नहीं चलेंगे हमारा देश विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। जब हम कई सौ सालों की बात करते हैं, इंतज़ार करने की बात करते हैं, महिलाओं को उनकी राइटफुल प्लेस देने की बात करते हैं, तो इस समय जैसे एक इंग्लिश में कहावत है, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, हमारे पार्लियामेंट में ये बिल पास होना वाज दैट वन जाइंट लीप फॉर वुमेन। और ये 33% से बहुत सारे आंकड़े हम बदलते हुए देखेंगे। हम जितने आंकड़ों की बात करते हैं इनमें से बहुत सारे आंकड़े केवल इस एक आंकड़े से हम बदलते हुए देखेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस में महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मंत्रियों की बात है, इस समय 11 मंत्री हैं महिलाएं हमारे पार्लियामेंट में, और ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि 11 महिलाएं हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हमारी राष्ट्रपति जी महिलाएं हैं। और जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं वापस यही कहूँगी कि इसको इन आइसोलेशन ना देखा जाए, इसको हम इन कंटिन्यूटी देखें फ्रॉम द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन टिल द एंड ऑफ हर टाइम। और जब हम इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे और हर एक बिंदु पर फोकस करके काम करेंगे, ना ही केवल सरकार की तरफ से पर समाज की तरफ से भी, तब सच में महिलाएं इस देश में, इस दुनिया में सशक्त हो जाएंगी। और अब क्योंकि समय यहीं पूरा हो गया है, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। चारू प्रज्ञा आपका, डॉक्टर कल्पना सैनी आपका, और प्रोफेसर सुषमा यादव, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, और इन तमाम छात्रों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक सही दिशा में ही चलकर महिलाओं का जो सही विकास है वो मुमकिन है, और इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है, वो सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं, पूरे समाज में और हर ज़रूरी जो पहलू है उस पर बेहद सकारात्मक तौर पर दिखाई देगा। दुनिया भी ये मानती है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पहरेदार के रूप में भारत इस बदलाव की रफ्तार को तेज कर रहा है, ताकि लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका मिले और एक समावेशी और लैंगिक तौर पर संवेदनशील दृष्टिकोण समाज में अपनाया जाए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।